अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं आगे इस चैप्टर नंबर 4 की या यूनिट 4 की समरी और इसके क्वेश्चन आंसर और इसके ग्रामर आइटम्स जो है वो आपको बताना शुरू करूँ या एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं इसकी समरी। ठीक है, एक समरी जो है हमारे ध्यान में जब आ जाएगी तो फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से हमें समझ आ जाएंगे। चैप्टर तो हमने स्टडी कर ली, यूनिट तो हमने बड़ी डिटेल से कल एक 1 आवर का लेक्चर स्टडी कर लिए, देख लिए। कहते हैं कि राइट द समरी ऑफ द लेसन फ्रॉम मदर विद लव, माँ से मोहब्बत के हवाले से लेसन की समरी बताएंगे। समरी ऑफ द लेसन फ्रॉम मदर विद लव। अब इसको देखते हैं जी। स्टोरी इज अबाउट अ यंग गर्ल इन क्राइसिस, द फेटलनेस ऑफ हर मदर। कहानी जो है एक जवान, एक छोटी बच्ची की जो बहरान का शिकार है और उसकी माँ को शदीद बीमारी लाहक है। मिंटा इज द डॉटर ऑफ जॉन हैलवे एंड मैरी हाउले। जॉन हाउले और मैरी हाउले की बेटी है। मिंटा जॉन हाउले और मैरी हाउले की बेटी। और मदर मैरी हाउले इज सफरिंग फ्रॉम अ फेटल डिजीज। उसकी माँ मैरी हाउले जो है वो उसको शदीद किस्म की कोई बीमारी है। द डॉटर मिंटा वांट्स टू गो अवे टू बोर्डिंग स्कूल। और जो बेटी है वो एक बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहती है। हाँ, बाकी इसको देखते हैं जरा। मैरी स्कूल उसका नाम है, जो बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन उसका फादर जो है वो चाहता है कि वो घर पर ही इस साल रहे। और एक दिन मिंटा अपने बाप से कहती है कि वो बीच पे जाना चाहती है ताकि कुछ फिश वगैरह पकड़ सके। मिंटा की जो माँ है वो तरजीह देती है कि वो घर पर ही रहे। सारे रास्ते मिंटा सोचती चली जाती है कि जो बाप है वो स्कूल में इनरोलमेंट के हवाले से उससे बात करेगा। वो उसको बताता है कि जो डॉक्टर है उसने बताया कि उसकी जो माँ है उसके पास 3 या 4 हफ्ते हैं जिंदा रहने के लिए। जो 3-4 हफ्ते का टाइम है वो जिंदा रहेगी। चुनाचे वो नहीं चाहता कि वो मैरी हिल स्कूल में इस साल दाखिला ले। वो उसको बताता है कि न सिर्फ उसकी माँ बल्कि उसको भी उसकी मौजूदगी की ज़रूरत है। वो घर वापस आते हैं, बड़े भारी भरकम दिल के साथ वापस आते हैं। और वो उसको बताता है कि हर चीज़ को सिगाए राज में रखे। और एक दिन वो अपनी माँ से मिलती है कि वो पत्तों को जो है वो इकट्ठा कर रही है। ठीक है, वो फिर अपना कैमरा ले आती है और अपने जो पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ मिलकर पिक्चर्स वगैरह लेती है। और एक रात मिंटा सोचती है कि उसकी माँ जो है वो बहुत जल्द मर जाएगी। और फिर वो चिल्लाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। उसकी माँ अंदर आ जाती है और उसको तसल्ली वगैरह देती है, दिलासा देती है। और अगले हफ्ते माँ को वो हॉस्पिटल ले जाते हैं और माँ मिंटा को बताती है कि वो इस बात की यकीन दहानी कर ले कि उसके बाप ने विटामिन की गोलियाँ ली हैं, विटामिन टैबलेट्स ली हैं, कोई नहीं लिए। और उसके बाद मिंटा कभी भी दोबारा चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है, हत्ता कि जनाजे पर भी वो रोती नहीं है। और यह सिलसिला जारी रहता है जब तक कि वो अपनी माँ के जो कपड़े हैं उनको साफ करना नहीं शुरू कर देती अलमारी के अंदर से निकाल के। जब वो देखती है 2 सूटकेसेस हैं उसके बाप के, जो उसका बाप लाया था उसकी माँ के लिए उसकी बर्थडे पर, उसने उनको खोला और क्रिसमस प्रेजेंट्स, क्रिसमस के तोहफे मौजूद थे उनके अंदर और कुछ नाम वगैरह उन पे लिखे हुए थे कि किन किन को वो देने हैं। और वो समझ जाती है कि उसकी माँ ये सब कुछ अपनी आने वाली डेथ के बारे में ये सब कुछ जानती थी। और कुछ देर के बाद उसकी माँ जो है उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। और फिर जो है वो शी रिमेन देयर फॉर सम डेज, वहाँ कुछ दिनों के लिए वो रही। और फिर वो जैसा कि तवक्को की जाती थी वैसे ही वो फौत हो गई।
मिंटा ज़हनी तौर पर उसके इसके लिए तैयार थी। वो बिल्कुल रोई नहीं, हत्ता कि अपनी माँ के जनाजे पे भी बिल्कुल नहीं रोई। अब वो जिम्मेदार एक जिम्मेदार लड़की थी, और फिर उसने अपने बाप की निगहदाश्त देखभाल की जिम्मेदारी ले ली, और फिर घर के जितने भी मामलात हैं उनको उसने मैनेज करना शुरू कर दिया, संभालना शुरू कर दिया। और फिर उसने वही ब्लू चेयर जो है वो उस पर कब्जा कर लिया, उसको अपने पास रख लिया जिस जहाँ उसकी माँ जो है वो बैठा करती थी। और मिंटा अपने बाप को बिल्कुल नहीं बताती कि उसकी मदर अपनी डेथ के बारे में जानती थी। और फिर वो नीचे सीढ़ियों पे जाती है, अपने बाप को कुछ खाने के लिए देती है, और अपनी माँ की चेयर जो है वो संभाल लेती है। अच्छा, आगे चलते हैं जी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर से What is the theme? All the theme of From Mother with Love's universal theme, present in literature across all cultures. ये फ्रॉम मदर विद लव जो है इसका जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, ये मेन आइडिया है इसके अंदर, वो कैसे एक यूनिवर्सल थीम है जो लिटरेचर में मौजूद है और तमाम कल्चर्स में मौजूद है। जो कहानी का जो थीम है ये बिल्कुल यूनिवर्सल है, कायनाती है, बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि टाइम और जो अबदियत है और जो फैमिली की मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, ये बिल्कुल एक नेचुरल किस्म के अमल है, कुदरती किस्म के अमल है। जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है कहानी का, ये फैमिली रिलेशंस के बारे में है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, कोई झगड़ा बन जाता है, कोई मसला बन जाता है, उसको हल करना है, और फिर जिम्मेदारी है। थीम यूनिवर्सल इस वजह से भी है क्योंकि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से डील करता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से निपटता है, हमारी कहानी की हमारी सोसाइटी की रोज़मर्रा ज़िंदगी, और इस किस्म के जो मामलात हैं वो तकरीबन तमाम सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं और कल्चर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे मामलात नहीं है कि जो सिर्फ हमारे मुल्क में ही पाए जाते हैं, ये तमाम पूरे वर्ल्ड में ऐसे मामलात चलते हैं फैमिलीज़ के अंदर। और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम देखते हैं कि इस किस्म की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इश्यूज़ हैं कोई, जो वो ज़रूर पाए जाते हैं, जैसे कि कहानी में मौजूद है, माँ की इलनेस है, फादर की परेशानियां हैं, और मेंटल और साइकोलॉजिकल किसी बच्ची की, किसी छोटी लड़की की ग्रोथ है, उसके हवाले से कोई मसाइल हैं, ठीक है। और आखिरकार फिर वो घर की एक जिम्मेदार औरत बन जाती है, और फिर एक ये बिल्कुल कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। चुनांचे जो थीम है इस मुख्तसर कहानी का, ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल थीम है, आलमी इसका जो आइडिया है, और जो जितनी भी कल्चर्स हैं पूरी दुनिया में, सकाफतें, उनके अंदर ये थीम पाया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है जी, ठीक है। अच्छा, कमेंट ऑन द क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट ऑन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम मदर विद लव। फ्रॉम मदर विद लव वाली कहानी के प्लॉट पर कुछ तबसरा कीजिए। इसका आंसर बनता है जो स्टोरी है वो घर में मौजूद एक फैमिली से शुरू होती है। प्लॉट एक लिटरेरी टर्म है, एक अदबी टर्म है, ठीक है, इस्तिलाह है जो इवेंट्स को जो है वो बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो एक कहानी को बनाते हैं, और द मेन पार्ट ऑफ स्टोरी, या स्टोरी का जो मेन आइडिया उसको बनाते हैं, ठीक है। और ये जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है, एक ऐसे पैटर्न में या सीक्वेंस या पैटर्न के साथ इनका एक ताल्लुक है, प्रॉपर एक तरतीब के साथ इनका ताल्लुक है। और कहानी का जो प्लॉट है वो बिल्कुल सादा है, इसके अंदर वो तमाम जो बुनियादी किस्म के, या आप ये कहते हैं प्राइमरी किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, अनासर मौजूद हैं। एक्सपोजिशन इसके अंदर, इंट्रोडक्शन मौजूद है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमेक्स है, फॉलिंग एक्शन है, और प्लॉट का एक रेजोल्यूशन भी मौजूद है। मिंटा वहाँ इंट्रोड्यूस कराई जाती है, फिर प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर एक्शन, मिंटा का एक्शन स्कूल के हवाले से, ठीक है, वो जो है वो सामने आता है। फिर क्लाइमेक्स पे उस वक्त पहुंचता है जब उसका बाप जो है वो उसको ये बताता है, अपनी नीयत के बारे में बताता है। फिर एक्शन जो है वो आप ये कह देंगे फॉल्स, नीचे आता है एक्शन, ठीक है।
जब वो जानती है कि उसके बाप की जो इंटेंशन है, और फिर अपने बाप की इंटेंशन को जानती, और फिर जो अच्छा ये इंटेंशन की स्पेलिंग ये वाले हैं, ये ऊपर वाले, ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा। और फिर जो कन्फ्लिक्ट है फिर वो रिजॉल्व होता है, जो मसला है वो हल होता है जब वो अपने बाप के साथ एग्री करती है। तो ये बड़ा स्ट्रांग किस्म का आप ये समझिए कि कहानी है कि एक स्ट्रांग प्लॉट है कि एक ऐसी कहानी इस अंदाज से डेवलप की जाए और आखिरकार वी कम टू दी अल्टीमेट एंड। वी कम्स होता है, कम्स नहीं होता, काम होता है, ये इसको डिलीट कर दीजिएगा एस को, ठीक है जी। ये मैंने ग्रामर को इक्का दुक्का जो एरर्स हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। आइडेंटिफाई द नरेटर और स्पीकर ऑफ द स्टोरी फ्रॉम मदर विद लव। कहानी का जो आप ये कह देंगे रावी है या कहानी को का बोलने वाला है फ्रॉम मदर विद लव वाला, उसको आप आइडेंटिफाई करें कि वो कौन है, उसके बारे में बताएं। मिंटा जो है वो इस कहानी की रावी है फ्रॉम मदर विद लव वाली कहानी की। जो नरेटर या राइटर है वो बताते खुद है, और फिर वो बताती है तमाम चीज़ों के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में हमें, और ज़्यादातर कहानी उसी के जरिए हमें बताई जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और ये कि उस बात में वो भी हिस्सा लेते हैं, ताकि हम कह सकें कि जो रावी है और जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे स्पीकर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। एनालाइज एंड कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिंटा। मिंटा के किरदार और पर तबसरा करें और उसका तज्जिया भी करें। इसका आंसर बनता है मिंटा एक बड़ी कर्जस किस्म की, दलेर किस्म की, बहादुर किस्म की, हिम्मत वाली लड़की है, क्योंकि बड़ी हिम्मत के साथ वो अपनी माँ की मौत को बर्दाश्त करती है। जो मेन कैरेक्टर है वो मिंटा है, वो यंग है और इमोशनल गर्ल है, बड़ी जज्बाती किस्म की है शुरू में, फिर बड़े जज्बाती अंदाज से जितने भी मामलात होते हैं उसके गिर्द वाक़या हो रहे होते हैं उनके साथ उनके हवाले से रिएक्ट करती है। बिल्कुल बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की है, आइडियलाइज करती है लाइफ को, और बहुत ज़्यादा अपने बाप के साथ अटैच है, और वो अपनी बीमार माँ के बारे में परेशान है। और वक्त के साथ साथ वो मैच्योरिटी भी उसको, वो बिल्कुल मैच्योर भी हो जाती है, ठीक है, पुख्तगी आ जाती है उसके अंदर और ताकत भी आ जाती है, और आखिरकार अपनी सारी फैमिली की, सारे कमरे की जिम्मेदारी भी उठा लेती है, और फिर अपनी माँ की जगह भी ले लेती है, क्योंकि वो भी ब्लू चेयर में बैठती है आग के सामने, तो मिंटा भी बैठना शुरू कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख ले। व्हाट इज द कंफ्लिक्ट इन द स्टोरी, हाउ इज इट रिजॉल्व। कहानी के अंदर कंफ्लिक्ट क्या और ये कैसे हल होता है, कि मसला क्या है कहानी के अंदर, वो मसला कैसे हल होता है, ठीक है, तसादम क्या होता है। बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स हैं, क्लैशेस हैं कहानी के अंदर, और हम देख सकते हैं कि मिंटा के जो ख्वाब है और उसकी जो रियल लाइफ का सिनेरियो है, मंजर है, उनके दरमियान एक कंफ्लिक्ट चल रहा है। ख्वाब कुछ और देखती है, रियल लाइफ कोई कहीं और अंदाज में, किसी और डायरेक्शन में चल रही है। ख्वाब देखती है बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेने का, जबकि रियल लाइफ में उसकी वालदा जो है वो बीमार है, फादर की भी तबीयत ठीक नहीं। एक कंफ्लिक्ट आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के दरमियान जो वो जारी हो सारी है, एक तसादम जारी। मिंटा एक बड़ी ही कंफ्यूजन का शिकार है, परेशानी का शिकार है, बट लेकिन यह कि वो कंफ्लिक्ट्स पर काबू पा लेती है और जिम्मेदारियां आखिरकार जिम्मेदारियां संभाल लेती है बतौर अपनी माँ के। जो कहानी का कंफ्लिक्ट है मिंटा का, मैरी हिल में स्कूलिंग करना है या स्कूल जाना है, और ये उस वक्त हाल होता है जब वो अपने स्कूल के बारे में सोचना बंद कर देती है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती है अपने ही टाउन के अंदर। चुनाचे इस तरह तमाम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मामलात हैं, वो सेटल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। वेयर डज मिंटा's फादर टेक हर टू डिस्कस हर मदर्स इलनेस। मिंटा का बाप उसको कहाँ ले गया ताकि उसकी माँ की जो बीमारी है उससे डिस्कस कर सके। मिंटा का बाप जो है वो मिंटा को बीच पे ले जाता है ताकि उसकी माँ की बीमारी उससे डिस्कस कर सके। ये उस वक्त मामला होता है जब उसकी बर्तन वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और मिंटा का बाप उससे कहता है कि अगर वो
उसके साथ बीच की तरफ जाना चाहे थोड़ी देर के लिए तो चली जाएगी। तो अभी कोई वहाँ पे लहरें वगैरह तो नहीं है, उसने कहा, और शायद हम कुछ मछलियाँ वगैरह भी पकड़ लें। मिंटा का बाप मिंटा को जो है बीच की तरफ ले जाता है ताकि उसके साथ एक संजीदा किस्म का मसला डिस्कस कर सके उसकी माँ की बीमारी के हवाले से, और उसको उन मामलात के लिए तैयार कर सके जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं या जिनका होने का इम्कान है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अप्रोच वुड यू हैव प्रेफर्ड, डिसेप्शन और ऑनेस्टी? कौन सी वाली अप्रोच जो है वो आप अपनाएंगे, धोखाधड़ी वाली या ऑनेस्टी वाली, कि ईमानदारी वाली? अगर आपको बिल्कुल इस किस्म के मामलात का सामना करना पड़े जैसे मिंटा की मां का है, तो रीजंस भी अपनी चॉइस की बताएंगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर बनता है, इफ आई वर टू डील विद द सिमिलर सर्कमस्टेंस, अगर मुझे इस किस्म के मामलात का सामना जैसा कि मिंटा की मां का है, तो मैं शायद धोखे को ही तरजीह दूंगी, क्योंकि मैं कोई ड्रामा वगैरह क्रिएट नहीं करना चाहती और फैमिली के अंदर कोई किसी किस्म की क्यास जो है उसको क्रिएट नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहता कि जो फैमिली की हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो डिस्टर्ब हो जाए मेरी किसी रॉन्ग न्यूज़ की वजह से या गलत न्यूज़ की वजह से। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। होल्ड ऑन। हाउ डिड the vitamin pills become the symbol of responsibility? जो विटामिन पिल्स है वो कैसे जिम्मेदारी की एक अलामत बनती है? आंसर इसका बनता है जी, मिंटा की माँ विटामिन पिल्स देती हैं रोजाना की बुनियादों पर उसके बाप को, और एक दिन उसकी जो माँ है उसने उसको कहा कि इस बात का यकीन कर लो कि तुम्हारा बाप ये विटामिन पिल्स रोजाना लेता है, क्या तुम यकीन करोगी, मेक श्योर करोगी, यकीनी बनाओगी इस बात को? वो इतना केयरलेस है, हत्ता कि मैं वहां रहती थी ताकि उस पर नजर रखूं कि वो विटामिन पिल्स खाता भी है या नहीं। जो विटामिन पिल्स थे वो शेल्फ पर वापस जो है धकेल दिए गए, फिर उसने उनको निकाला, रेफ्रिजरेटर में से निकाला, और फिर उसने उनको विंडो सिल पे रखा, विंडो की दहलीज पे रखा, जहां उसको यकीन था कि वो सुबह के वक्त उनको देख सकेगा। और ये एक जिम्मेदारी की निशानी है, जिम्मेदारी की इलामत है एक इस हवाले से कि एक जिम्मेदारी है पिल्स देने की उसके बाप को, और ये इस बात की इलामत है कि जिम्मेदारी जो है वो मिंटा की फैमिली की जो है वो आप ये कह दें कि देखभाल है, और बतौर मैच्योर गर्ल के मिंटा ने अपनी फैमिली की देखभाल करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 बनता है, हाउ डिड मिंटा चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी, लिमिट योर आंसर टू जस्ट 5 सेंटेंसेस? कैसे मिंटा तब्दील होती है कहानी के साथ साथ, और अपने आंसर को चंद सेंटेंसेस 5 जो जुमलों तक महदूद रखिए। मिंटा नहीं जानती इतनी संगीन अपनी माँ की बीमारी के हवाले से, जब वो इतनी खौफनाक किस्म की, मोहलक किस्म की बीमारी के बारे में, अपनी माँ की बीमारी के बारे में सुनती है, तो फिर वो अपनी जो इंटेंशन है, यहाँ पे भी इंटेंशन के स्पेलिंग आपने देख लेने, ये ठीक कर लेने, INTENTION, ठीक है। तो वो अपनी नीयत को तब्दील कर देती है, इरादे को बदल देती है, लेकिन जब उसको उसका बाप बताता है तो फिर वो हकीकत को तस्लीम कर लेती है, और ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लेती है कि आने वाली जो बदतरीन सूरत हाल है उसको कबूल करे, और आखिरकार अपनी माँ की मौत को कबूल कर लेती है। वो एक बड़ी पुख्ता किस्म की लेडी बन जाती है, और जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो संभाल लेती है। वो बड़ी मेहरबान बन जाती है अपने बाप की तरफ और माँ की तरफ, माँ के हवाले से, और फिर वो माँ और बाप दोनों की आप ये कह दें कि ओबीडियंट बन जाती है, उनको ओबे करती है, उनकी फरमाबरदार बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 बनता है, व्हाई वाज द ब्लू चेयर सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन। ब्लू चेयर क्यों अहम थी और इसकी वजाहत करें। ये ब्लू चेयर है जहां मिंटा की माँ बैठा करती थी। ब्लू चेयर
इस बात को अहमियत देती है कि जो पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी की इलामत बन जाती है। जब मिंटा की माँ संगीन अंदाज में बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, तो जो ब्लू चेयर है जिसमें वो बैठा करती थी वो खाली रहती है। इसका मतलब ये है कि जो होम है, घर है, उसके अंदर मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लेडी की कमी है। जब मिंटा आखिरकार उस चेयर पे बैठती है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और अपनी माँ की जगह ले लेती है। और जो ब्लू चेयर है वो इस हवाले से भी अहमियत इख्तियार कर लेती है क्योंकि मिंटा उस पर बैठती है और जिम्मेदारी ले लेती है और अपनी माँ की। क्वेश्चन नंबर 11 बनता है, एक्सप्लेन हाउ मिंटा नोज दैट हर मदर एक्सेप्टेड डेथ, व्हाई इज दैट नॉलेज कंफर्टिंग टू हर। कि वजाहत करें कि मिंटा कैसे जानती है अपनी माँ की डेथ के बारे में और कैसे उसको कबूल कर लेती है, और ये इल्म जो है किस तरह उसके लिए तस्कीन का बायस है। मिंटा जानती है कि उसकी मदर ने डेथ को कबूल कर लिया, मौत को कबूल कर लिया, ठीक है। जब उसकी माँ उसको जिम्मेदारी देती है कि उसने पिल्स, गोलियां, विटामिन की गोलियां अपने बाप को देनी है, उसको ये भी पता चल जाता है कि क्रिसमस गिफ्ट्स के हवाले से भी पता चल जाता है जो उसकी माँ ने उसके लिए खरीदे थे और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए खरीदे थे। जब उसकी माँ ने उसको चीज़ें दी और उसको जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी पूरी फैमिली की उसको उसके सुपुर्द की, फिर उसको पता चल जाता है कि उसकी माँ ने मौत को कबूल कर लिया। और ये इल्म जो है उसको आने वाली जो रियलिटी है उसको फेस करने के हवाले से फेस करने के काबिल बनाता है। अच्छा, इसमें एक और करना है जी काम, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिंटा। ये तो खैर आपके सामने आ ही गया होगा, लेकिन फिर दोबारा उसको रिपीट कर देते हैं। मिंटा बड़ी फरमाबरदार किस्म की और बर्दाश्त करने वाली लड़की बन जाती है, बड़ी हिम्मत वाली और बड़ी मेहरबान शफीक कल बन जाती है, और वो बड़ी डिवोटेड है, बड़ी लगन है उसके अंदर और बड़ी प्यार करने वाली है। वो अपनी माँ के साजो सामान को, जो भी उसका सामान होता है, उससे प्यार करती है। वो अपने बाप से प्यार करती है और उसका हर हुक्म मानती है। वो एक नौजवान और बड़ी इमोशनल किस्म की, बड़ी आप ये कह दें कि जज्बाती किस्म की लड़की है शुरू में। फिर वो जज्बाती अंदाज में तमाम उन वाक़यात को के हवाले से रिएक्ट करती है जो उसके गिर्द हो रहे होते हैं। बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की, आइडियल वर्ल्ड में रहने वाली है, ठीक है, आइडियलाइज करती है ज़िंदगी को, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने बाप के साथ अटैच्ड है और बहुत ज़्यादा अपनी माँ की बीमारी के हवाले से परेशान है। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसके अंदर पुख्तगी आ जाती है और फिर वो ताकतवर भी बन जाती है। आखिरकार वो अब सारी फैमिली की, सारे कुंबे की जिम्मेदारी उठा लेती है और फिर वो अपनी माँ की जगह ले लेती है, क्योंकि वो भी ब्लू चेयर पे बैठती थी आग के सामने, ठीक है जी। आप इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। ये एक्सरसाइजेज आ गई, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आइटम्स। कहता है लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इमोटिव वर्ड्स इन डिक्शनरी। जितने भी नीचे इमोटिव वर्ड्स है, इमोशनल वर्ड्स है, इनको डिक्शनरी में देखें, इनकी मीनिंग देखें, और फिर इनके जो एंटोनिम्स हैं, इनकी अपोजिट है, वो भी आप किसी ऑथेंटिक थिसारस में देखें, ठीक है, जिसके अंदर एंटोनिम, सिनोनिम या वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं, उसको थिसारस कहते हैं। आप जो है, जो करेक्ट वर्ड है इमोशंस के हवाले से बयान किया गया है आज स्टेटमेंट में, उसको लिखें, ठीक है। अब लेजी आ जाता है, वेंजफुल आ जाता है, वेन आ जाता है, स्नॉबिश आ जाता है। लेजी, वेंजफुल का मतलब रिवेंजफुल। वेन मगरूर होता है, स्नॉबिश होता है एरोगेंट, ये भी मगरूर होता है जी। सिंपैथेटिक जो है वो मेहरबान होता है जी, हमदर्दी वाला। एरोगेंट होता है, ये भी आप ये कह दें कि उसमें आता है, स्नॉबिश में आता है या वेन में आता है। एम्बिशियस आ जाता है जी, आप ये कह दें कि डिटरमिन, जिसने पुख्ता इरादा किया हो। प्राउड आ जाता है जी, ठीक है। हाँ, मगरूर में आ जाता है। लेजी, अनविलिंग टू वर्क और यूज एनर्जी। एक्टिव में आ जाता है। वेंजफुल, सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर परसीव्ड इंजरी। फॉरगिविंग में आ जाता है, एंटोनिम इसका फॉरगिविंग आ जाता है। वेंजफुल, इंतकामी। लेजी, सुस्त। और एक्टिव आ जाता है, उसका एंटोनिम अपोजिट आ जाता है, ठीक है। वेन जो है वो
having or showing an excessively high opinion of one's appearance, abilities. बस मगरूर के माने में आता है, लेकिन यहाँ पे हम्बल आजिज़ी आ जाता है, आजिज़। स्नॉबिश सुपीरियर होता है, और लेकिन पब्लिक जो है वो अवामी लोग भी होते हैं, कुछ स्नॉबिश होते हैं, बड़े सुपीरियर अपने आप को जाहिर करते हैं, और कुछ पब्लिक होते हैं लोगों में घुल मिल जाते हैं। सिंपैथेटिक आ जाता है, हमदर्द, ठीक है, फीलिंग शोइंग और एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, पिटिंग, ठीक है, लेकिन उसका जो ऑपोजिट है एंटोनिम है, अनकाइंड बन जाता है, एरोगेंट, हैविंग और रिवीलिंग एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ वन्स ओन इम्पोर्टेंस और एबिलिटी, अपनी इंपॉर्टेंस या एबिलिटीज को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इसको एरोगेंट कहते हैं। प्राउड आ जाता है इसका ऑपोजिट एंटोनिम, वो जरा कम होता है जी। ambitious, having or showing a strong desire and determination to succeed, unmotivated उसमें आ जाता है proud, having or showing a high or excessive high opinion of oneself or one's importance, इसका decent आ जाता है, ठीक है जी, एंटोनिम। और अब नंबर 1 पे there is no house in town better than mine, ठीक। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये बंदा जो है वो कि टाउन में मेरे घर से कहीं बेहतर कोई घर टाउन में नहीं है, तो इसका मतलब ये बंदा एरोगेंट है, ठीक है। आई कांट स्टैंड टॉकिंग टू पुअर, मैं गरीब लोगों से बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्नॉबिश है, एरोगेंट है, ठीक है। जो इस गरीबों से बात नहीं करता वो मगरूर होता है, मुतकब्बर होता है, ठीक है, सुपीरियर होता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। माई सन डिड रियली वेल इन हिज एग्जाम, प्राउड होता है जी जो, ठीक है। इस किस्म के सेंटेंस कहता है कि मेरे बेटे ने वाकईतन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी, ठीक है। तो ये फख्र को भी कहते हैं जी, प्राउड, ठीक है। ऑन माई हेयर लुक्स वंडरफुल टुडे, ओ माई हेयर लुक्स वंडरफुल टुडे, तो वेन होता है जी, ठीक है, मगरूर, ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड टुडे, लेजी जी, ठीक है। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं आप बिल्कुल नहीं निकलना चाहता बेड से जी, ठीक है, आज, इसका मतलब वो लेजी है। आई विल ओन माई ओन बिजनेस विद इन 5 years, मैं अपना बिजनेस एक बना लूंगा 5 सालों के अंदर में, तो इसका मतलब ये एम्बिशियस है। साजिदा, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, साजिदा मैं समझती हूँ कि तुम किस किस्म क्या कर रही हो जी, ठीक है, सिंपैथेटिक है जी, ठीक है, या किस मामले से गुजर रही हो। आई नेवर फॉरगेट व्हाट शी डिड टू मी, बिल्कुल भूलूंगा नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया, वेंचफुल, इंतकाम लिया जी। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आंसर्स मैंने आपके लिए बना दिए हैं। चूज वन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, व्हिच और हुज टू फिल इन द ब्लैंक्स। रिलेटिव प्रोनाउंस में से कोई एक लगाएं जी, हु लगेगा, व्हिच लगेगा, हुज लगेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के अंदर जी, ठीक है। नंबर 1 पे हुज लगेगा, नंबर 2 पे हु लगेगा, नंबर 3 पे व्हिच, नंबर 4 पे हु, नंबर 5 पे हु, नंबर 6 पे व्हिच, नंबर 7 हुज, नंबर 8 हु, नंबर 9 हुज, और नंबर 10 व्हिच लगेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा सेंटेंस। अब इसमें आंसर्स आ जाते हैं हुज, ये अंडरलाइन द इंडेफिनिट प्रोनाउन और प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इंडेफिनिट या प्रोनाउन को अंडरलाइन करें द सेंटेंस में। देयर आर अ टोटल ऑफ 10 इंडेफिनिट प्रोनाउंस अक्रॉस दीज 9 सेंटेंसेस, इन 9 सेंटेंस में कम से कम 10 इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। देन यूज दीज प्रोनाउंस इन योर ओन सेंटेंस, फिर इन प्रोनाउंस को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे आप। एवरीबॉडी एंजॉयज क्रिकेट मैचेस, तो इसमें एवरीबॉडी जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सेंटेंस में भी यूज हो गया। डज एनीबॉडी हैव द टाइम, इसमें एनीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सेंटेंस में यूज हो गया। वन स्टूडेंट रीड व्हाइल द अदर्स लिसन टू हिम केयरफुली, वन और अदर्स जो है ये इन दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, दूसरा अदर्स इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 4 पे, और ये जी हमारे पास आ गया 46 नंबर पेज तक है हमारा। Nobody knows the trouble I have seen, nobody इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है, द सीक्रेट वाज नोन बाय फ्यू, और फ्यू जो है इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है, नो द सीक्रेट वाज नोन बाय मेनी, और मेनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैलकुलस इज टू हार्ड फॉर सम, और कैलकुलस इज टू हार्ड फॉर सम इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। श्योरली यू रिकॉग्नाइज समबडी, और समबडी इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, एनीथिंग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप प्रोनाउन सेंटेंसेस हैं, आगे देख ले। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग, सेंटेंसेस भी बने हुए इनके। एनीबॉडी, आई हैवंट गॉट एनीबॉडी टू प्ले विद। वन, नो वन कैन डिस्ग्रेस अस बट आवरसेल्व्स,
कि कोई भी हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता सिवाय हमारे अपने के। Nobody, a friend to everybody is a friend to nobody. जो हर किसी का दोस्त है वो किसी का भी दोस्त नहीं है। Few, the chairman made a few conventional remarks. Many, the room still has many of its original features. Some, I have some work to do this evening. Somebody help me mend the puncture. Anything, a wise man never loses anything if he has himself. Have a nice time.